नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। आज हम लोग एक बहुत ही दिलचस्प डिस्कशन करने वाले हैं। हम लोग बात करने वाले हैं एक किताब के बारे में, द इंडिया वे। इस किताब को लिखा है एस जयशंकर ने। यस, एस जयशंकर जो मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है। बुक का नाम है द इंडिया वे, स्ट्रैटेजीज फॉर एन अनसर्टन वर्ल्ड। तो इस बुक का हम लोग एक बेसिक डिस्कशन करेंगे। क्या है सार इस बुक का, क्या ऑब्जर्वेशंस है एस जयशंकर की विद रिस्पेक्ट टू द पास्ट बर्डन्स ऑन आवर फॉरेन पॉलिसी, क्या है आज का वर्ल्ड और क्या है इनकी प्रिस्क्रिप्शन फॉर द इंडियन फॉरेन पॉलिसी। लेट्स बिगिन आवर डिस्कशन। लेकिन उससे पहले मैं हूं आपका दोस्त राहुल साईगांवकर। अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हो कैन फॉलो मी ऑन द आईडी राहुल साई 222। मेरा फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम के चैनल का आईडी सेम है। इस टेलीग्राम चैनल पे आपको मेरी प्रेजेंटेशन की पीडीएफ अवेलेबल करा दी जाएगी। इसके अलावा स्टडी आईक्यू आपके लाया है स्मार्ट कोर्स फॉर यूपीएससी 2021। इट इंक्लूड्स बोथ प्रीलिम्स एंड मेंस। फॉर मोर इंफॉर्मेशन डाउनलोड द ऐप फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू स्टडी आईक्यू। चलिए बात करते हैं इस बुक की ऑब्जर्वेशन के बारे में। सबसे पहले अगर मैं बात करूं इंडिया वे किताब के बारे में, देखिए याद रखिए ये एक डिप्लोमैट्स हैंडबुक है। और अगर मैं कहूं इस बुक के बारे में, जब आप पढ़ना शुरू करोगे, अगर आपने किसी और डिप्लोमेट की बुक पढ़ी है या फिर किसी और गवर्नमेंट ऑफिशियल, रिटायर्ड गवर्नमेंट ऑफिशियल की बुक पढ़ी है, तो वहां पे आपको बहुत सारी डिटेल्स मिलेंगी, बहुत ही धड़ल्ले से लिखते हैं। लेकिन यहां पे एस जयशंकर की बुक में प्रोबेबली ही वॉज अ लिटिल कंस्ट्रेंट because he is the minister in Modi cabinet and that is why perhaps he couldn't give detailed analysis या फिर detailed examples। जैसे अगर मैं बात करूं एएस दुलात की, अगर आपने एएस दुलात की बुक पढ़ी है, एएस दुलात की बहुत सारी किताबें हैं, ही वॉज द रॉ चीफ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के, उनकी कुछ किताबें जैसे कि स्पाई क्रॉनिकल्स है, वहां पे बहुत सारी वो एग्जाम्पल्स देते हैं, एनेक्डोट्स, स्टोरीज के बारे में बात करते हैं। इनकी एक और किताब है द वाजपेयी ईयर्स। वाजपेयी ईयर्स में एएस दुलात ने बहुत सारी डिटेल्स दी है रिगार्डिंग 2001 डिस्कशन बिटवीन अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट एंड पाकिस्तान जनरल परवेज मुशर्रफ गवर्नमेंट। और ऐसी एक और किताब है, अगर पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव की बात करें, देखिए पाकिस्तान के फॉर्मर मिनिस्टर रह चुके हैं खुर्शीद मोहम्मद कसूरी, उनकी बुक है नेदर अ हॉक। उनकी एक बुक है नेदर हॉक नॉर अ डव। इस किताब में भी आपको बहुत सारी डिटेल्स मिलेंगी इंडिया और पाकिस्तान के डिस्कशन के बारे में। इनफैक्ट नेदर हॉक नॉर अ डव में आपको मिलेगी डिटेल्स जो फाइनलाइज भी हुई थी विद रिस्पेक्ट टू कश्मीर सॉल्यूशन। तो अगर आप इस किताब से, इंडिया वे जो किताब है, इस किताब से अगर आप डिटेल्स एक्सपेक्ट कर रहे हो तो आई वुड से यू वुड बी डिसअपॉइंटेड, क्योंकि डिटेल्स उतनी ज्यादा दे नहीं पाए। लेकिन इन जनरल अगर बात करें एक डिप्लोमेट के पर्सपेक्टिव से, उन्होंने काफी ज्यादा श्रूड ऑब्जर्वेशन की है और बहुत ही अच्छी चीजें प्रिस्क्राइब भी की है इंडियन फॉरेन पॉलिसी के लिए। तो चलिए बात करते हैं इनकी ऑब्जर्वेशन के बारे में। क्या ऑब्जर्व किया है एस जयशंकर ने। सबसे पहले तो बर्डन के बारे में वो कहते हैं कि इंडियन फॉरेन पॉलिसी की अगर हम लोग बात करें तो कुछ बर्डन जरूर है हमारे फॉरेन पॉलिसी के ऊपर, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स आज तक हमें सहनी पड़ रही है। वो कहते हैं कि 3 मेजर बर्डन है। पहला बर्डन है 1947 में जो पार्टीशन हुआ था। देखिए इंडिया का पार्टीशन हुआ, इंडिया और पाकिस्तान बना, और तब से लेकर एक बर्डन हमारी फॉरेन पॉलिसी के ऊपर क्या हो गया है, वो है पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी, जिसकी वजह से हम लोगों ने चाइना को बहुत ज्यादा ग्राउंड दे दिया। और हम लोगों ने देखा है कि चाइना ने पाकिस्तान को एक पॉन की तरह इस्तेमाल किया है ताकि वो इंडिया को कंटेन करे। दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट बर्डन्स ऑन इंडियन फॉरेन पॉलिसी, जिसकी वजह से आज भी हमें प्रॉब्लम्स हो रही है। दिस इज इंडीड वेरी वेरी ट्रू। इसके अलावा दूसरे बर्डन जो है उसकी जिसकी बात करते हैं वो है डीलेड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। एस जयशंकर कहते हैं अगर हम लोग चाइना के साथ खुद को कंपेयर करें तो चाइना रिफॉर्म्ड और ब्रॉट इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन 1979 आफ्टर द डेथ ऑफ माओ जेडोंग। डेंग जाओपिंग ने लाए थे ये रिफॉर्म्स। और अगर हम लोग खुद को कंपेयर करें इस पर्टिकुलर डेट से, हम लोगों ने कब रिफॉर्म्स लाए, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स 1991 में, यानी कि 12 साल बाद। और ये 12 साल आज भी हमें महंगे पड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम लोग इंडिया चाइना रिलेशंस के बारे में बात करें, इंडिया चाइना इकोनॉमी के बारे में बात करें, चाइना की इकोनॉमी इंडिया से 5 गुना बड़ी है। इंडिया इज डिपेंडेंट ऑन चाइना फॉर मेनी ऑफ द प्रोडक्ट्स। इनफैक्ट इंडिया चाइना का ट्रेड देखें तो ऑब्वियसली डेफिसिट है, बहुत ज्यादा डेफिसिट, ऑलमोस्ट $50 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट है इंडिया और चाइना के बीच, राइट। इट्स अ ह्यूज प्रॉब्लम और बर्डन आज तक हम अभी भी इस बर्डन को झेल रहे हैं। इसके अलावा जो तीसरा बर्डन वो कहते हैं कि प्रोलॉन्ग्ड एक्सरसाइज ऑफ न्यूक्लियर ऑप्शन। देखिए अगर
न्यूक्लियर वेपन्स की बात करें तो इंडिया डिलेड हियर ऑल्सो। फिर से इंडिया चाइना की बात करते हैं। अगर इंडिया चाइना की बात करें, चाइना बिकेम न्यूक्लियर इन 1964 इटसेल्फ। 1964 में उन्होंने न्यूक्लियर टेस्टिंग की और खुद को डिक्लेयर कर दिया कि वो न्यूक्लियर पावर है। और अगर वो इंडिया की बात करें तो इंडिया ने पहला टेस्ट कब किया? 1974 में, ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा। लेकिन फॉर्मली अगर बात करें, इंडिया कब न्यूक्लियर बना? 1998 में। यानी कि सबसे पहला टेस्ट जो हुआ वो भी 10 साल बाद हुआ, और इवेंचुअली जब 1998 में हुआ, विच वॉज बिग डिले। और इस डिले का एक बहुत बड़ा इंपैक्ट क्या था कि पाकिस्तान ऑल्सो बिकेम न्यूक्लियर इन दिस मीन टाइम, एंड अगेन विद द हेल्प ऑफ चाइना। चाइना ने काफी ज्यादा इनपुट्स दी पाकिस्तान को, एंड दे बिकेम न्यूक्लियर टू, विच इज अगेन अ ह्यूज बर्डन। तो ये 3 बर्डन, वेरी श्रूड ऑब्जर्वेशन बाय एस जयशंकर, एंड इट इज इंडीड वेरी ट्रू कि ये तीनों बर्डन्स आज भी हमारे फॉरेन पॉलिसी में दिखाई देते हैं, और यही मेजर प्रॉब्लम्स भी है हमारी फॉरेन रिलेशंस के साथ, स्पेशली नेबरहुड रिलेशन में, राइट। अब इसके अलावा अगर हम लोग बात करें इन जनरल फॉरेन पॉलिसी के बारे में, एस जयशंकर क्या कहते हैं? देखिए, अगर हम लोग जयशंकर की किताब पढ़े और उनके आइडियाज को देखें तो क्लियरली एक चीज पता चलती है, वो किसी अलायंस सिस्टम के सपोर्टर नहीं है। वो नहीं चाहते कि इंडिया किसी अलायंस सिस्टम में ज्वाइन हो, लेकिन वो ये भी नहीं चाहते हैं कि इंडिया नॉन अलाइंड रहे। यानी कि अलायंस भी नहीं करना है, नॉन अलाइनमेंट भी नहीं करना है, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी मेंटेन करनी है और मल्टीलैटरल रिलेशंस बढ़ाने हैं, बिकॉज आगे चलकर मल्टीपोलैरिटी इज द नॉर्म। इनफैक्ट मैं यहां पे एक स्निपेट दे रहा हूं उनकी किताब से। वो लिखते हैं कि वेयर वी हैव रिमेन्ड अनइन्वॉल्व्ड, वी आर नेवरदलेस लेफ्ट टू फेस कॉन्सिक्वेंसेस। इनफैक्ट कुछ सवालों पे ऐसा हुआ कि वीर इन द डेंजर ऑफ डिसप्लीजिंग द पार्टीज। यानी कि अगर हम लोग देखिए नॉन अलाइंड रहेंगे, यूनाइटेड नेशंस में अगर वोट नहीं करेंगे, एब्सटेन करेंगे, तो इससे बहुत बार ऐसा हुआ है कि हम लोगों ने डिसप्लीज किया है पार्टीज को। इंडिया श्रीलंका एक क्लासिक एग्जांपल होगा यहाँ पे। इसके अलावा अगर हम बात करें, जहां पे भी हम लोगों ने अलाइन किया है, वहां पे भी हमको कॉस्ट पे करना पड़ा है। इसके भी बहुत सारे उदाहरण आपको मिल जाएंगे। तो एस जयशंकर क्या कहते हैं कि आपको अलायंस सिस्टम भी नहीं बनाना है, आपको नॉन अलाइन भी नहीं रहना है, लेकिन आपको एक्शन जरूर लेना है, कॉल ऑफ एक्शन। इनफैक्ट इस बुक में जयशंकर ने महाभारत को भी रेफरेंस दिया है। वो कहते हैं जिस तरह बलराम ने वॉर में इन्वॉल्व नहीं किया था, उन्हें फिर भी पे करना पड़ा था उस चीज के लिए। वो एग्जांपल देते हैं इसी चीज के लिए इंडिया के ऊपर कि नॉन अलाइनमेंट, नॉन एक्शन इज नॉट एन ऑप्शन। तो इसीलिए ही कॉल्स फॉर एक्शन। और यहां पे भी फिर से वो महाभारत का रेफरेंस देते हैं, वो कृष्णा का रेफरेंस देते हैं, जहां पे वो कहते हैं कि कृष्ण का जो पॉलिसी था, फॉलो द धर्म, आप धर्म को फॉलो कीजिए, आपका राज्य क्या धर्म है उसको फॉलो कीजिए। राज्य धर्म क्या है कि आप अपने नेशनल इंटरेस्ट को असर्ट कीजिए और आप अपने स्ट्रेटेजिक गोल्स को पाइए थ्रू वेरियस मीन्स। मिलिट्री मीन्स होंगी, डिप्लोमेटिक मीन्स होंगी, एटसेट्रा वॉट एवर मीन्स इट इज पॉसिबल। सो ही कॉल्स फॉर एक्शन। और इसी से कनेक्टेड है क्या एक्शन मांग रहे हैं। अगर हम लोग देखें कि आज के वर्ल्ड के बारे में, वी डू अंडरस्टैंड मल्टीपोलैरिटी इज द फ्यूचर, एंड दैट इज व्हाट जयशंकर ऑल्सो टेल्स कि मल्टीपोलैरिटी ही फ्यूचर है। वो कहते हैं ग्लोबल ऑर्डर हैज अंडरगॉन और इज अंडरगोइंग अ लॉट ऑफ चेंजेस। वो कहते हैं कि अगर हम लोग बात करें बाइपोलर वर्ल्ड की, शुरुआत में कोल्ड वॉर के दौरान बाइपोलर था, एक तरफ यूएस था, एक तरफ यूएसएसआर था। उसके बाद 1991 में जब सोवियत यूनियन का डिसइंटीग्रेशन हुआ, ऑलमोस्ट एक डेकेड के लिए मैं कह सकता हूं कि 1991 से लेकर 2000 तक यूनिपोलैरिटी थी, यूनाइटेड स्टेट्स की हेजिमनी थी। लेकिन 21st सेंचुरी में द वर्ल्ड इज नो मोर यूनिपोलर। वो कहते हैं कि एमर्जिंग मल्टीपोलैरिटी कैन बी क्लियरली सीन इन द वर्ल्ड ऑर्डर। वो कहते हैं यूनाइटेड स्टेट्स को चैलेंज कौन कर रहा है? देखिए, चाइना इज ऑलरेडी चैलेंजिंग यूनाइटेड स्टेट्स। चाइना हैज ऑलरेडी बिकम द लार्जेस्ट इकोनॉमी एंड अ मेजर मिलिट्री पावर, एंड इट इज कंपीटिंग विद यूनाइटेड स्टेट्स। ऑब्वियसली रशिया, जो डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन के बाद थोड़ा सा सबड्यूड था, उन्होंने भी खुद को इंपोज करना शुरू कर दिए। हम लोग देख सकते हैं स्पेशली 2014-15 से क्रीमियन एनेक्सेशन के बाद रशिया हैज बिकम मोर एंड मोर असर्टिव। और अगर हम लोग अन्य देशों की बात करें, जर्मनी से लेकर जापान तक, इंडिया से लेकर ब्राजील तक, जो मिडिल पावर्स हैं वो भी काफी ज्यादा रोल्स प्ले कर रहे हैं इन द वर्ल्ड ऑर्डर। तो इसीलिए मल्टीपोलैरिटी इज द वर्ल्ड ऑर्डर, एंड इस मल्टीपोलैरिटी में इंडिया को क्या करना चाहिए? जयशंकर कॉल्स फॉर एक्शन। व्हाट इज द एक्शन? प्लीज सिंपली फॉलो द धर्मा ऑफ योर स्टेट।
इनफैक्ट मैं अपना डिस्कशन एंड करना चाहूंगा एक बहुत ही अच्छी लाइन के साथ जो जयशंकर ने लिखी है यहाँ पे हमारी फॉरेन पॉलिसी के लिए क्या लिखते हैं वो कहते हैं कि दिस इज द टाइम टू एंगेज अमेरिका, टाइम टू मैनेज चाइना, टाइम टू कल्टिवेट यूरोप, टाइम टू रीअश्योर रशिया एंड ट्राई टू ब्रिंग जापान इनटू प्ले। ही ऑल्सो टॉक्स अबाउट नेबरहुड। वो कहते हैं कि ड्रॉ नेबर्स इन, जो अभी मोदी की नेबरहुड पॉलिसी में दिखाई देता है। इसके अलावा एक्सटेंड योर नेबरहुड, और जो ट्रेडिशनल आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसीज ऑफ सपोर्ट है उसको भी आप एक्सपैंड कीजिए कंटिन्यूसली। सो दिस इज परहैप्स वन ऑफ द बेस्ट प्रिस्क्रिप्शंस, आई वुड से द बेस्ट लाइन फ्रॉम द बुक, जिससे एक कंप्लीट हम लोग कह सकते हैं कि वे फॉरवर्ड मिल जाता है कि हमें किस तरह डील करना चाहिए। दिस लाइन ऑल्सो एक्सप्लेन्स द सेम multipolarity that we should have in our foreign policy. That is it from my side on this part of discussion. Thank you for watching. Jai Hind.